So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज के क्लास को बिगिन करते हैं। आज का हमारा क्या डिस्कशन होने वाला है? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी। आज हमारा क्या है? एनसीईआरटी की डिस्कशन है, यानी कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हम लोग तो लेक्चर के साथ साथ एनसीईआरटी को भी कवर अप करते जा रहे थे, है ना? तो वो तो पार्ट बाय पार्ट था, लेकिन आज के लेक्चर में आपको पूरा एनिमल किंगडम स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक मैंने लेक्चर में आपको पढ़ा रखा है फाइलम हेमिचॉर्डेटा का, इनफैक्ट फाइलम चॉर्डेटा का भी मैं इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी के थ्रू करवा दूंगी। तो ये लेक्चर बहुत ही डिटेल वे में होने वाला है, एक एक लाइन को कवर करेंगे एनिमल किंगडम के, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया एनसीईआरटी की डिस्कशन, है ना। अब जो स्टूडेंट जीरो पे है, इस चैप्टर के बारे में आपने डिटेल लेक्चर नहीं देखा है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी से रिवाइज करना है, क्योंकि आपने पिछले साल या पहले पढ़ रखा है ना। सिर्फ आपको एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लगानी है, तो आप बिल्कुल ये लेक्चर को देख सकते हो। मैं 100% सारी चीजें को इस लेक्चर में कवर करूंगी, है ना। तो कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। इनफैक्ट आपको अगर कोई लाइन में डाउट होगा, कोई पैराग्राफ में डाउट है, आप कमेंट कर सकते हो कि इस चीज में मुझे डाउट है। आई विल डेफिनेटली आंसर इट, है ना। चलिए बिगिन करते हैं डिस्कशन को। आपको निकालना है एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 46। ओल्ड एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रही हूँ एनिमल किंगडम। चलिए, कोई भी अगर चीज टॉपिक आएगा जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी होगा, उसको मैं इसके बोर्ड के हेल्प से मैं आपको समझा भी दूंगी अच्छे से, है ना। तो चिंता नहीं लेना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। When you look around, you will observe different animals with different structure and forms. As over a million species of animals have been described till now, the need for classification becomes all the more important. The classification also helping assigning a systematic position to a newly described species. देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ही मिलियंस में ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको क्लासिफाई करके स्टडी करना। इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग एनिमल किंगडम से जानते हैं, कुछ क्राइटेरिया लेते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का कुछ जरिया निकालते हैं, उससे क्लासिफाई करते हैं तरह तरह फाइलम में, है ना, ताकि हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। हम लोग कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक से बहुत सारे एनिमल्स को कवर कर लें, है ना। इसलिए इस चैप्टर को एनिमल किंगडम रखा गया है। इसके अंदर बहुत सारे बेसिस दिए गए हैं, उसके बाद फाइलम दिया गया है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसमें क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, है ना। इसीलिए चैप्टर का नाम एनिमल किंगडम है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो, एनिमल किंगडम चैप्टर का नाम है, आपको पता है हमारे पास 5 किंगडम है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जानते होंगे आप, जो कि किसने दिया था? आर.एच. विटेकर साहब ने दिया था। इसमें किंगडम मोनारा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो यही जो किंगडम एनिमेलिया है, ज़ूलॉजी के सेक्शन में आता है, किंगडम एनिमल किंगडम के नाम से। क्लियर हो गया इतनी चीजें? चलिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cells. हाँ, अब ये सिर्फ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कुछ हद तक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमिलैरिटीज आते हैं, सिमिलैरिटी आते हैं, सिलोम आता है, जॉन लेयर्स आते हैं, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आते हैं। These features are used as a basis of animal classification and some of are discussed below. अब हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक पे आ गए, है ना। आपको सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना है कि चैप्टर को निपटाना है, आपको याद भी करना है। इसी लेक्चर के दौरान आपको पूरा फाइलम हेमिचॉर्डेटा तक याद भी हो जाना चाहिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जो एनिमल किंगडम से बिलोंग कर रहा होगा और वो यूनिसेलुलर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस फाइलम, इस किंगडम से बिलोंग करेंगे, सारे कैसे होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। हाँ, ये जरूर होगा कि हर ऑर्गेनिजम्स के पास सेम पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स का नहीं होगा। कुछ सेलुलर होंगे, कुछ टिश्यू होंगे, कुछ ऑर्गन होंगे, कुछ ऑर्गन सिस्टम होंगे, लेकिन होंगे सब कैसे? मल्टी सेलुलर होंगे।
For example, in sponges, the cells are arranged as loose cell aggregates. Basis of classification में मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करा था। स्पॉन्जेस जो कि फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं, वो कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं? तो दे बिलोंग्स टू सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइलम पोरीफेरा की बात करूंगी, ये कैसे शो करते हैं? सेलुलर लेवल। क्लियर है? चलिए, some division of labor activities occur among the cells. In ciliates, the arrangement of cells is more complex. इसके बाद क्या हुआ? डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, डिवीजन ऑफ सेल हुआ, सेल से मिलकर टिश्यू बनाने लगे। टिश्यू किसके किस में देखा जाता है? सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम नेरेरिया भी होता है ना? चलिए, a still higher level of organization, organ level, is exhibited by members of Platyhelminthes. तो सीलेंट्रेटा टीनोफोरा के पास टिश्यू ग्रेड था, टिश्यू मिलके बनाने लगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू, दे स्टार्ट फॉर्मिंग ऑर्गन। ऑर्गन लेवल किसमें देखा गया? तो एक ही फाइलम में देखा गया, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके में कैसा पाया जाता है? ऑर्गन लेवल। उसके बाद आते हैं एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। अब टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, इसमें कौन सा था? प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब ऑर्गन भी मिला के क्या बना रहे हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स स्टार्ट फॉर्मिंग ऑर्गन सिस्टम। ये किस में देखा जाता है? तो एस्टेहेल्मिन्थेस से पूरे कॉर्डेटा तक क्या देखा जाता है? ऑर्गन सिस्टम देखा जाता है। अब कई स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा होगा ऑर्गन सिस्टम कैसे बना। जैसे मान लो एलिमेंट्री कैनाल हो गया, स्टमक हो गया, पैनक्रियास हो गया, ये सब क्या है? ऑर्गन है। लेकिन इन सबको ग्रुप बना दो, एलिमेंट्री कैनाल, थ्रोट, फारिंक्स, लैरिंक्स, ये सारी चीज को आप ग्रुप बना दो, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, तो ये किसका पार्ट हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना? तो ये एक तरह से क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम हो गया। समझ में आया? चलिए, in animals like annelids, arthropods, molluscs, echinoderms and chordates, organ have associated to form functional system, each system concerned with a specific physiological functions. अब सारे ऑर्गन सिस्टम के अलग अलग फिजियोलॉजिकल सिस्टम दिया गया है कि हाँ भाई तुम इतने चीज कंबाइन करके पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को संभाल लो, तुम इतने चीज संभाल के क्या बना लो? सर्कुलेटरी सिस्टम संभाल लो। तो हर ऑर्गन सिस्टम का अलग अलग फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिया गया है ना? चलिए, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। तो यहीं पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी समझाने की कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी। The digestive system in Platyhelminthes has only one opening to the outside the body that serve as both mouth and anus. Platyhelminthes के पास कैसा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसा होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब एक ही होता है, इनके पास सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट होंगे। वही किस चीज का काम कर रहा होगा? वही माउथ का भी काम कर रहा होगा और एनस का भी काम कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? And hence is called incomplete. A complete digestive system has two opening, mouth and anus. अब मैंने आपको incomplete digestive system समझा दिया, तो complete digestive systems का रिवर्स कर लेना, है ना? चलिए, similarly the circulatory system may be of two types. सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप्स के हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो टाइप्स के हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, ओपन टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है? इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली पाथ इन। ओपन टाइप में कोई भी ब्लड वेसल्स पाइप्स के थ्रू नहीं जाएगी, है ना? कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, इतनी चीजें नहीं होती है। वहां पे क्या होगा? ऑर्गन होगा और ब्लड होगा, और ऐसा दिखाई दे रहा, ऐसा दिखने में प्रतीत होता है कि जो स्विमिंग पूल है वो आपका ब्लड है और उसमें जो इंसान तैर रहे हैं वो आपके ऑर्गन्स हैं। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको निमोनिक्स दिया था, हेन एक्ट। एच मतलब हेमिकॉर्डेटा, ई मतलब इकाइनोडर्मेटा, एन मतलब
नॉन सेफेलोपोड मोलस्कस, ए मतलब आर्थ्रोपोडा एंड टी मतलब ट्यूनिकेटा, जो कि कॉर्डेट्स के सब फाइलम में आते हैं, है ना। तो अभी आपको सिर्फ याद करना है ट्यूनिकेटा। क्लियर है इतनी चीजें? चलो अब आते हैं क्लोज सिस्टम पे। क्लोज टाइप इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? आर्टरीज होगी, वेन्स होंगे, कैपिलरीज होगी, बीच में कैपिलरीज होती है, इधर आर्टरीज है, यहाँ से वेन्स है। देखो मैंने आपको क्लोज सिस्टम में बनाया था, मान लो ये है आपका हार्ट 4 चैम्बर है आपका, यहाँ से है आर्टरीज, यहाँ पे है कैपिलरीज, यहाँ पे है वेन्स। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली आपके ऑर्गन और ब्लड के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, सारा कनेक्शन ये पाइपलाइन के थ्रू हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का ये निमोनिक्स था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मैं आने आ रहा हूँ। आगे आगे जैसे फाइलम्स आते जाएगा वैसे वैसे आपको कवर कराएंगे। क्लियर हो रहा है? चलिए अब बात करते हैं सिमेट्री पे। सिमेट्री में एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल आप जानते हो, जैसे मान लो ये है आपका बटरफ्लाई, तो यहाँ पे ऐसा डिवीजन क्या बोलोगे आप? ये दोनों सिमेट्री है ना, इक्वल पार्ट्स में बढ़ रहे हैं आफ्टर डिवीजन, इक्वल पार्ट्स में बढ़ रहे हैं, यानी ये सिमेट्रिकल है। समझ में आ रहा है? चलिए पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। सिमेट्री के में क्या दिया गया है, पेज नंबर 47 में है सिमेट्री टॉपिक। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। अब सिमेट्री एक जरिया दिया गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, इससे आप कैटेगराइज कर सकते हो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट एनिमल्स को। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। फाइलम पोडीफेरा जो कि बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, इसमें इस फाइलम के अंदर बहुत ही पुराने जमाने के ऑर्गेनिज्म है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, तो इनके पास जो सिमेट्री है ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, इनके पास कोई सिमेट्री नहीं होती है। इसके बाद आते हैं, अब एसिमेट्रिकल का मतलब भी एनसीईआरटी दी गई है, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स। अब मान लो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है, अब इसको बताओ आप कौन सा ऐसा डिवीजन लगाओ कि ये इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएंगे, ऐसा कोई डिवीजन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए इनके ग्रुप के जो भी ऑर्गेनिज्म है, इनके फाइलम के जो भी ऑर्गेनिज्म है, दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। इसके बाद आते हैं, when any plane passing through central axis of the body divide the organism into two identical halves, it is called radial symmetry। अब रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं, तो देखो रेडियल सिमेट्री, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है इस टाइप का, अब यहाँ पे मैं एक सेंट्रल एक्सिस लेती हूँ, अब इससे एक से ज्यादा ऐसे टाइप के लाइंस है जिससे आप इसको एकदम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इस टाइप ऑफ सिमेट्री को क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। यानी कि जिसमें यहाँ से भी मैं डिवाइड करी हूँ इक्वल पार्ट्स में बढ़ रहे हैं, यहाँ से भी डिवाइड करी हूँ इक्वल पार्ट्स में बढ़ रहे हैं, यहाँ से भी डिवाइड करी हुई इक्वल पार्ट्स में बढ़ रहे हैं, यहाँ से भी डिवाइड करी हुई इक्वल पार्ट्स में बढ़ रहे हैं, है ना। तो एक से ज्यादा लाइन दिख रहा है आपको, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है? रेडियल सिमेट्री। एक से ज्यादा सेंट्रल एक्सिस, एक ही सेंट्रल एक्सिस होगी, लेकिन डिवीजन का जो जरिया होगा वो एक से ज्यादा हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं रेडियल सिमेट्री। Coelenterate, Stenophora and Echinoderms have this kind of body plan। Coelenterate, उसके बाद आता है Ctenophora और Echinoderms। Echinoderms मैंने आपको लार्वा और एडल्ट के बारे में बताया था कि लार्वा किसको फॉलो करता है, एडल्ट किसको फॉलो करता है। एडल्ट के पास कैसा होता है? एडल्ट के पास तो रेडियल सिमेट्री होता है, ये मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया था। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं बॉडी प्लान के बारे में। बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है? बॉडी प्लान का मतलब अगर जिसके पास एक ही ओपनिंग है तो वो ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान को फॉलो करता है, जिसके पास एक से ज्यादा ओपनिंग है वो किस चीज को फॉलो करता है? ट्यूब विद इन, ट्यूब को फॉलो करता है। उसके बाद आते हैं एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एक्सेट्रा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन, एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल
बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है ना, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंट्रल एक्सिस ऐसा होगा जिससे आप इसको दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, है ना। एक ही सिर्फ सेंट्रल एक्सिस पाया जाएगा। जैसे हम लोग में मान लो, तो हम लोग किसको फॉलो करते हैं, वी आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल। इकाइनोट्रोमेटा में जो लार्वा होते हैं, कैसे होते हैं, लार्वा, वो भी बायलेटरल सिमेट्री को फॉलो करते हैं, लेकिन इकाइनोट्रोम्स में जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री को फॉलो करते हैं। इतनी चीजें क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो आप इन दोनों डायग्राम्स को अच्छे से देख लो कि कहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री को दिखाया गया है, कहाँ पे रेडियल सिमेट्री को दिखाया गया है, क्योंकि डायग्राम में क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आएंगे, है ना। अब बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में। Animals in which the cells are arranged into two embryonic layers, an external ectoderm and internal endoderms, are known as diploblastic. देखो, जब हम लोग मदर के वोम में होते हैं तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। अगर दो जर्म लेयर बन रहे हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म, तो मतलब डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अगर तीन जर्म लेयर बन रहे हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म, यानी कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल में डिप्लोब्लास्टिक का दिया गया है सीलियन ट्रेट्स आते हैं। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। These animals in which developing embryo has third germinal layer called mesoderm in between ecto and endoderm are known as triploblastic organism. देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या दिया गया है, जैसे मान लो ये हो गया आपका एंडोडर्म, सबसे अंदर वाला एंडोडर्म, सबसे बाहर वाला एक्टोडर्म, बाहर वाला, बीच में भी लेयर है एक, इसको बोलते हैं मेसोडर्म। अगर तीन लेयर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बन रहे हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर दो लेयर बन रहे हैं, सिर्फ एक्टोडर्म एंडोडर्म, तो वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल याद करो। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, कहाँ से, प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा। बाकी के जितने भी फाइलम्स हैं, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, वो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं सीलोम के ऊपर, लेकिन सीलोम करने से पहले आपको ये दोनों डायग्राम्स को खुद से बनाने की प्रैक्टिस करनी है, इसको देखना है कहाँ कौन सी चीजें लोकेटेड है। क्लियर है। चलिए सीलोम में बात करते हैं। सीलोम क्या है, presence or absence of a cavity between the body wall and gut wall is very important in this classification. बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में एक कैविटी बनना, इसको क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो वो सीलोमेट ही होंगे, ऐसा नहीं है। अभी आप पढ़ोगे प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं, लेकिन उनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, इसी कारण से वो किस में आते हैं, वो आते हैं एसीलोमेट में। समझ में आ रहा है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म के लेयर से लाइन होना, इस बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। जब मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ा रही थी तो इसको एकदम अच्छे से आपको समझाई थी, एक एक चीज समझाया था मैंने, है ना। चलो एनिमल्स पोसेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट। जिसके पास बॉडी कैविटी होगी उसको सीलोमेट बोलेंगे, जिसके पास नहीं होगी उसको एसीलोमेट बोलेंगे, और जो बीच का होगा यानी कि फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, सीडोसीलोमेट। चलिए बात करते हैं। देखो आपको अभी मैं सिर्फ याद करा रही हूँ, समझा रही हूँ, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा रही हूँ कि सीलोम कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों बटे लेयर्स, ऐसा नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमें पूरा कॉर्डेटा तक जाना है ना। एक ही एनसीईआरटी डिस्कशन में आपको पूरा पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ मैं डिटेल लेक्चर में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अभी आपको सिर्फ याद करना है, रिवाइज करना है चीज़ों, है ना। एनिमल्स पोसेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। एग्जांपल एनालिड्स, मॉलस्कस, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोड्रोमेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सीलोमेट। याद करो सीलोम मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी का प्रेजेंट होना, सीलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें कौन कौन से फाइलम आते हैं, एस्टीलमेंथिस को छोड़ के बाकी जितने भी फाइलम हैं
वो किसके अंदर में आएंगे? सिलोमेट के अंदर में आएंगे, यानी कि उनके पास ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। समझ में आया? याद हो रहा है चीजें? चलिए अब आते हैं, in some animals the body cavity is not lined by mesoderm, instead the mesoderm is present as scattered pouches in between ectoderm and endoderm। देखो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास बॉडी कैविटी मेसोडर्म से तो लाइन नहीं हो पाता है, लेकिन उनके पास पाउचेस के फॉर्म में वो चीजें दिखाई देती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। इनको क्या बोलते हो आप? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हो स्यूडोसिलोमेट, यानी कि फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसका एक ही एग्जांपल है सिर्फ एनसीईआरटी में, एस्किहेलमिंथिस। कौन सा है? एस्किहेलमिंथिस। The animals in which the body cavity is absent are called acoelomate platyhelminthes। जिनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं है वैसे ऑर्गेनिजम्स कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? प्लेटीहेलमिंथिस, यानी कि प्लेटीहेलमिंथिस आर एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट में एस्किहेलमिंथिस। उसके बाद ट्रू सिलोमेट यानी कि सिलोम प्रेजेंट है, वो कहां से होता है? एनिलिडा टू कॉर्डेटा फाइलम, इनके पास क्या होता है? सिलोम प्रेजेंट होता है। अगेन आपको ये डायग्राम देखना है, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है। अब बात करते हैं सेगमेंटेशन की। In some animals the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition at least some organs। For example, in orthon the body shows the pattern called metameric segmentation। अब देखिए किसी भी चीज का रिपीट होना है ना, क्या दिया गया है? In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs। यानी कि मान लो कोई ऑर्गन्स है, उसका सीरियल रेपिटेशन होना, उसको क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जैसे फाइलम एनिलिडा ले लो, उसमें मैंने आपको बताया था एन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एन्यूल्स। तो ये सीरियल रेपिटेशन से ही तो बन रहा है, जिसको हमने नाम दिया था मेटामर्स, है ना, मेटामर्स। तो इसी चीज को क्या बोलते हो आप? सेगमेंटेशन। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली derived rod-like structure formed on dorsal side during embryonic development। नोटोकॉर्ड रॉड-like स्ट्रक्चर होता है, मेसोडर्म ओरिजिन का होता है और डॉर्सली प्रेजेंट होता है। तीन चीज याद रखना है। नोटोकॉर्ड कैसा दिखाई देता है? रॉड-like स्ट्रक्चर। ये कैसे डिराइव होता है? मेसोडर्म ओरिजिन होता है। और थर्ड चीज क्या याद रखना है? ये कौन से साइड प्रेजेंट होता है? तो डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है? वेंट्रल डॉर्सल में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। नोटोकॉर्ड किस साइड प्रेजेंट होगा? डॉर्सल साइड। चलिए अब बात करते हैं, एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड chordates and those animals which do not form the structure are called non-chordates। अब देखो क्या होता है, जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो chordates, जिनके पास नहीं है वो non-chordates। अब non-chordates में एग्जांपल देखो, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने तो आपको क्या किया है? non-chordates में ही हेमिचोर्डेटा को पढ़ाया है, लेकिन एनसीईआरटी तो यहाँ दे रही है non-chordates का एग्जांपल पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा। हाँ, ये बिल्कुल सही है, हेमिचोर्डेटा भी non-chordates में ही आता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो पोरीफेरा टू हेमिचोर्डेटा। अब मैं आपको बताऊंगी हेमिचोर्डेटा को क्या हुआ था, हेमिचोर्डेटा फाइलम को क्या हुआ था ये नहीं। हाँ, हेमिचोर्डेटा को क्यों non-chordates में पहले कंसीडर नहीं किया गया? क्योंकि उनके पास रॉड-like स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, तो लोगों को लगा था कि ये नोटोकॉर्ड ही है, लेकिन बाद में पता चला कि ये उसी टाइप का है, लेकिन ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ये कुछ और है जिसका नाम स्टोमोकॉर्ड रख दिया गया। इसीलिए इनको non-chordates में वापस से डाला गया। समझ में आ रहा है? चलो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अगर अभी आपको नोटोकॉर्ड उतना अच्छे से समझ नहीं आया, जैसे जैसे फाइलम पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर एज मेंशन्ड इन प्रीसीडिंग सेक्शंस। अब ये डायग्राम मैं आपको अच्छे से क्लास में बनाई थी, जैसे देखो इसमें क्या दिया गया है। एनिमल्स मल्टीसेलुलर है, सेलुलर लेवल में कौन सा आता है? पोरीफेरा आता है, एक ही आता है जो कि एसिमेट्रिकल होता है, एसिलोमेट होता है। कौन सा एग्जांपल हो गया? पोरीफेरा। तो पहला लाइन तो क्लियर हो गया सेलुलर लेवल वाला, है ना। एक बार और देख लो, एनिमल्स
है पोरीफेरा और ये एसिलोमेट होते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। चलो अब बात करते हैं टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, यानी कि बाकी जितने भी फाइलम है पोरीफेरा को छोड़ के वो सारे सेकंड रो में आ गए, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। समझ में आया? अब देखो, जिनके पास रेडियल सिमेट्री है वो अपर कॉलम में है, जिनके पास बाइलेटरल सिमेट्री है वो डाउन साइड कॉलम में है। रेडियल सिमेट्री में एसिलोमेट कौन से है इस पे बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे बाइलेटरल में बॉडी कैविटी कैसी है, सारे क्राइटेरिया है ना। जैसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपका क्लियर हो गया तो ये आप बिना देखे खुद से बना सकते हो, लेकिन मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। रेडियल सिमेट्री में कौन से एसिलोमेट है, यानी कि बॉडी कैविटी नहीं है। इसमें एसिलोमेट में कौन सा था? सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, है ना, उनके पास कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं था और वो रेडियल सिमेट्री भी थी, है ना। तो आपको 2-3 कैरेक्टर्स लिख देगा और एग्जाम्पल पूछेगा कि फाइलम कौन से है जो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच कर रहा है, इसलिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बाइलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं, जिनमें बॉडी कैविटी नहीं है, एसिलोमेट है। तो बाइलेटरल में कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो एसिलोमेट थे? तो बताओ। प्लेटिहेल्मिंथस, क्लियर है? प्लेटिहेल्मिंथस कैसे थे? एसिलोमेट थे। दो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, पर कैसे हैं? एसिलोमेट। अब आते हैं विच फॉल्स सिलोम, यानी कि स्यूडोसिलोम कैसे थे? बाइलेटरल सिमेट्री भी थी और स्यूडोसिलोम, तो इनमें भी सिर्फ एक थे, एस्टिहेल्मिंथस। क्लियर है? इसके बाद आते हैं विच ट्रू सिलोम, जिनके पास एकदम सिलोम ट्रू यू सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। ये इनमें तो पूरा एमिलिडा से कॉर्डेटा तक था। क्लियर? एमिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इतनी चीजें थी। अब देखिए इकाइनोडर्मेटा पे यहाँ पे स्टार बना हुआ है, आपको भी पता है इकाइनोडर्मेटा बाइलेटरल भी है और रेडियल भी है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? स्टार बना हुआ है। अब आपका ये काम है कि मुझे बताना है कौन से बाइलेटरल सिमेट्री को शो कर रहे थे और कौन से रेडियल सिमेट्री को शो कर रहे थे। मैंने आज के लेक्चर में आपको क्लियर करा है। अब आते हैं द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब्ड। तो पोरीफेरास को स्टार्ट करने से पहले अभी तक मैंने जितना भी आपको कवर कर दिया है एक बार आप देख लो उसको। कोई भी डाउट है आप लिख देना कमेंट में। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइलम पोरीफेरा से। चलिए अब बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा से। Members of these phyla are commonly known as sponges. इनको स्पॉन्जेस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि दे आर पोरस एनिमल, इनके बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। यहाँ कुछ मरीन वाटर में पाए जाते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। और इनका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर लेवल होता है। और सिमेट्री कैसा होता है? मोस्टली एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। अब आते हैं These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. Sponges have a water transport or canal system. इनके पास एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है या फिर इसको आप बोल सकते हो वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स। अब इनके बॉडी क्योंकि ये पोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैं बना के बताती हूँ आपको। मान लो ये पोरीफेरा ऑर्गेनिजम्स, इनका बॉडी में पूरा पोर्स लगे बने होते हैं ना, तो यहाँ से पानी जाता है इनके बॉडी में। तो इस पोर्स जहाँ से पानी एंटर करता है उसको बोलते हो आप ऑस्टिया। ऑस्टिया बहुत सारे भी हो सकते हैं। इसके बाद बॉडी के बीच में जाता है, सेंट्रल कैविटी में जाता है, स्पेस में जाता है पानी, जिसको आप नाम बोलोगे स्पॉन्जोसील। इसके बाद बाहर पानी जाने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट जाने के लिए यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑस्कुलम। तो ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम। क्लियर है? फ्रॉम वेयर इट गोज आउट कैविटी, वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल into a central cavity, spongocoel, and from where it goes out through osculum. This pathway of water transport helps in
फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है, इसी प्रोसेस के थ्रू इनका फूड को गैदर करना, एक्सक्रीशन करना, रेस्पिरेशन करना, सब कुछ पॉसिबल है इसी प्रोसेस से, है ना। क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जियोसील एंड द कैनाल्स। यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप कॉलर सेल्स बोलते हो या फिर क्वेनोसाइट्स। इनमें क्या होता है, फ्लैजिला लगा होता है ताकि ये पानी को फ्लैजिला मूवमेंट से इस कैविटी में स्पेस में रख पाते हैं, उसके बाद बाहर भेज पाते हैं। अब देखो, आप यहाँ फ्लैजिला लगा हुआ है तो आप ये नहीं बोल सकते हो इन फाइलम्स, फाइलम मोरिफेरा के ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, मूविंग है, ऐसा नहीं है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सेसाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं, ये एक पोजीशन में बैठे रहते हैं, ये अटैच रहते हैं अपने बेस से, सबस्ट्रेटम से ये जुड़े रहते हैं। अब बात करते हैं डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जियल फाइबर। इनको स्केलेटन को सपोर्ट करने के लिए इनके बॉडी पे स्पिक्यूल्स लगे होते हैं या फिर स्पॉन्जियल फाइबर्स। यहाँ पे सेक्स से सेपरेट नहीं होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एक सेल प्रोड्यूस स्पर्म सेल प्रोड्यूस बाय सेम ऑर्गेनिज्म। यानी कि देखो, हर्माफ्रोडाइट वही ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके पास सेक्स सेपरेट नहीं होगा, इनके पास भी सेपरेट नहीं है। तो यही एक ऑर्गेनिज्म एक सेम इंडिविजुअल ओवा को भी रिलीज कर रहा है, स्पर्म को भी रिलीज कर रहा है। समझ में आ रहा है, एक्स को। Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes। तो इनका जो रिप्रोडक्शन है ये सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल अगर बोलो तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअल बोलो तो इनके पास गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। चलो, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। लार्वा स्टेज से बिलोंग करते हैं, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। इनका जो लार्वा बनता है और जो एडल्ट होता है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको मॉर्फोलॉजिकल दिखाई देने को मिलेगा, यानी कि इनके जो आउटसाइड अपीयरेंस में बहुत डिफरेंसेस मिलता है। चलो, अब मेरे साथ फाइलम मोरिफेरा को एक बार क्विक रिकैप करो, जितना भी आपको याद है तुरंत बोलो, है ना। इनका डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है, इनकम्प्लीट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। दे आर जनरली फाउंड इन मरीन वाटर बट सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑल्सो। इनके पास एग्मेनेशन नहीं होता, नोटोकॉर्ड नहीं होता, है ना। जर्म की बात ही नहीं करते हैं, सीलोम की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि पोरिफेरा का जो ऑर्गेनिजम्स है ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर है। इनका जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों है। ये सेक्सुअल होगा तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, सेक्सुअल होगा तो गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। इनका जो सेक्शंस है वो सेपरेट नहीं है, यानी कि इनका जो ऑर्गेनिज्म है इनको आप बोलोगे हर्माफ्रोडाइट है ना। एक स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल, क्लियर है कोई चीजें। इनके पास रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, फूड गैदरिंग करने के लिए, सबके लिए वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, जो पानी अंदर बाहर से अंदर जाता है ऑस्टिया के हेल्प से। ऑस्टिया बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बाद बीच में बॉडी सेंट्रल कैविटी में पानी गया, इसको आप बोलते हो स्पॉन्जियोसील। स्पॉन्जियोसील से बाहर पानी चला गया, एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इसको आप बोलोगे ऑस्कुलम। बात करते हैं यहाँ पे स्पॉन्जियोसील के नीचे, उसके बिलो क्या लगा होता है, कॉलर सेल्स पाए जाते हैं, इनके पास फ्लैजिला भी होता है। पॉलीफेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सेसाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि यहाँ पे लार्वा भी देखने को मिलेगा, एडल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन लार्वा और एडल्ट में बहुत मॉर्फोलॉजी में डिफरेंसेस दिखने को मिलेंगे। कितनी जल्दी हम लोग सारे कुछ को रिकैप कर पाए, समझ में आए। ऐसे ही आपको रिवाइज करना है। अगर मैं एक बार आपको बोलूं फाइलम पोरिफेरा, तो इतने सारे तो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक आपको दिमाग में चल जाना चाहिए कि हाँ ये चीजें थी इसमें, समझ में आया। अब बात करते हैं डायग्राम्स के ऊपर। पहला जो डायग्राम है वो साइक्लोन का है, दूसरा यूस्पॉन्जिया का है, तीसरा स्पॉन्जिया का है। तो ये डायग्राम अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस भी आते हैं इससे। चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। साइक्लोन, इसका 3 एग्जांपल्स है। साइक्लोन जिसको आप स्काइफा भी बोलते हो,
स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड यूस्पॉन्जिया, है ना, जिसको आप बाथ स्पॉन्ज बोलते हो। साइंटिफिक नेम क्या है? यूस्पॉन्जिया एंड उसके कॉमन नेम क्या है? बाथ स्पॉन्ज। चलो एक बार फिर से एग्जांपल्स को रिकैप करते हैं। साइकॉन जिसको आप स्काइफा भी बोलते हो, स्पॉन्जिला जिसको आप फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हो, यूस्पॉन्जिया जिसको आप बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हो। क्लियर? ये फाइलम कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात करते हैं दूसरे फाइलम जिसको आप बोलते हो फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। चलिए, they are aquatic, mostly marine, sessile और free swimming, radially symmetrical animals। देखो एनसीईआरटी एक लाइन में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को निपटा लेती है, समझ में आया? इसलिए अगर सिर्फ एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आएगा चीज़ों को याद करने के लिए, लेकिन मैंने आपको अच्छे से पूरे टॉपिक को पढ़ाया है। पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर फिजियोलॉजी, फिर डायग्राम्स, फिर एग्जांपल्स, है ना। चलिए, फाइलम सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है? निडेरिया। ये कैसे होते हैं? तो ये ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक होते हैं और ज्यादातर मरीन वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ फ्री स्विमिंग भी होते हैं और इनका सिमेट्री कैसा होता है? दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। कैसा होता है? रेडियली सिमेट्रिकल। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम निडोब्लास्ट और निडोसाइट सेल्स which have stinging capsules or nematocysts present on tentacles of the body। इनका नाम निडेरिया क्यों रखा गया? क्योंकि इनके पास नीडोसाइट सेल्स होते हैं जिसको आप नीडोब्लास्ट बोलते हो, उसके अंदर पाए जाते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल्स जिसको आप बोलते हो नेमेटोसिस्ट। समझ में आ रहा है कोई चीजें? वो टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। न्यूरोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इनको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, बचाव खुद से करना, कैसे प्रे को मारना, ये सब चीजें इस चीज से इनको हेल्प करती है। अब बात करते हैं निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। देखो इनके पास जो डाइजेशन होता है ये कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, जिससे देखो ये मैंने हाइड्रा का डायग्राम बना दिया। मान लो ये क्या है? हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। यहाँ पे प्रेजेंट होता है माउथ के ऊपर। देखो क्या दिया गया है, इसको आप बोलते हो गैस्ट्रोवेंट्रिकल कैविटी। क्या होता है? डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। पोरीफेरा के डाइजेशन कैसे हो रहे थे? इंट्रा सेलुलर। लेकिन इनके डाइजेशन कैसे हो रहे हैं? एक्स्ट्रा भी हो रहे हैं, इंट्रा भी हो रहे हैं। अब बात करते हैं सम ऑफ द नीडेरियंस एग्जांपल कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ ऐसे भी नीडेरियंस होते हैं जिनके पास जो स्केलेटन होते हैं, एक्सोस्केलेटन, वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। उसको आप क्या नाम दोगे? कोरल्स से दोगे। क्या दोगे? कोरल्स। निडेरियंस एग्जिबिट इन टू बेसिक बॉडी फॉर्म, पॉलिप एंड मेडुसा। इनका बॉडी फॉर्म जो होता है सिलेंट्रेटा ऑर्गेनिजम्स का, ये दो बॉडी फॉर्म्स में एग्जिस्टेंस दिखाई देते हैं। एक आता है पॉलिप, एक आता है मेडुसा। पॉलिप एंड मेडुसा। क्लियर है? The former is sessile and cylindrical form like Hydra, Adamsia, whereas the latter is umbrella shape। देखो जो पॉलिप होते हैं वो सेसाइल होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? सेसाइल होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। उनका एग्जांपल्स क्या था? दे आर हाइड्रा, अडम्शिया। क्या था? हाइड्रा, अडम्शिया। whereas latter is umbrella shape and free swimming। और जो मेडुसा फॉर्म थे वो कैसे थे? वो अम्ब्रेला शेप के दिखाई दे रहे थे, जैसे इमेजिन करो जेलीफिश को। उसके बाद वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहे थे, है ना, और वो मूवमेंट भी शो करते थे, फ्री स्विमिंग होते थे। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपके जो यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको लिखवाया था, दे आर मोस्टली मरीन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग। सेसाइल कौन से हुए? पॉलिप। फ्री स्विमिंग कौन से हुए? मेडुसा। क्लियर है? चलिए, like Aurelia or jellyfish, these Cnidarians which exhibit in both form exhibit alternation of generation, metagenesis।
और कुछ ऐसे भी इनग्रेडिएंट्स होते हैं जो दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको आप बोलते हो मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। पॉलिप टू मेडूसा, मेडूसा टू पॉलिप। ये जो चीजें हैं साइकिल ये चलती रहती है। अगर पॉलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करता है, एसेक्सुअल हमेशा, लेकिन मेडूसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, तो पॉलिप से मेडूसा बनाना है सेक्सुअल एसेक्सुअली होगा, लेकिन मेडूसा से पॉलिप बनाना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मान लो फाइसीलिया, ओबेलिया, है ना। चलिए, पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्सुअली एंड मेडूसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली। इसका एग्जांपल दिया गया है ओबेलिया। क्या दिया गया है? ओबेलिया। चलिए फटाफट इसके एग्जांपल्स को याद करते हैं। फाइसीलिया, जिसको आप क्या बोलते हो? पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, पेनिनसुला सी पेन, गर्गोनिया सी फैन, मेड्रीना ब्रेन कोरल्स, एडेंशिया सी एनमोन, हाइड्रा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। उसके बाद आते हैं आपके ओबेलिया सी फॉर्म। क्लियर है? जैसे मान लो एडेंशिया, हाइड्रा, ओरेलिया, ओबेलिया, फाइसीलिया, गर्गोनिया, पेनिनसुला एंड फाइसीलिया। क्लियर है? ऐसे ही आपको भी बहुत फास्ट में रिवाइज करना है चीजों को, बहुत फास्ट बोलना है, बहुत बार प्रैक्टिस। देखो अब हमारा दो फाइलम्स कंप्लीट हो गया, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा। पोरीफेरा अच्छे से रिवाइज भी हो गया। सीलेंट्रेटा के बारे में मैं अगर आपको बोलूं, चलो आप मुझे बताओ सीलेंट्रेटा अगर मैं बोलती हूँ आपको क्या क्या याद आता है? फटाफट से आपको बोलना है। ये टिश्यू लेवल शो करते हैं, ये रेडियल सिमेट्री होती है, सिलोमेट नहीं होते हैं, हैबिटेट इनका मोस्टली मराइन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में फ्री स्विमिंग होते हैं, सेसाइल होते हैं, है ना। इतनी चीजें क्लियर है यहाँ पे। फ्रेश वाटर का हाँ चलिए इतनी चीजें क्लियर है। इसके बाद इनके जो बॉडी फॉर्म्स है ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिप मेडूसा, मेडूसा पॉलिप। कुछ ऐसे भी एग्जिस्टेंट होते हैं जो दोनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनके एग्जांपल्स आपको बताने होंगे। उसके बाद इनके पास क्या खासियत है, तो इनके पास न्यूरोब्लास्ट सेल होते हैं, उसके अंदर होता है स्टिंगिंग कैप्सूल जिसको आप नेमेटोसिस्ट बोलते हो, वो टेंटिकल्स में पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद आप मेडूसा का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे कि अम्ब्रेला शेप होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, ये फ्री स्विमिंग होता है, इसके एग्जांपल्स बताओगे, जेलीफिश बताओगे, ओरेलिया बताओगे। इसके बाद अगर पॉलिप पूछेगा तो पॉलिप में आप क्या बताओगे कि दे आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स है, इनका शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, ये सेसाइल होते हैं। इतनी चीजें आपको याद रहना चाहिए। इनका डाइजेशन इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों हो सकता है। समझ में आया इन चीजें? उसके बाद इसके एग्जांपल्स हाइड्रा, एडेंशिया, ओरेलिया, ब्रिगोनिया, पेनिनसुला, मेड्रीना, फाइसीलिया, ओबेलिया। इतने एग्जांपल्स भी आपको रटे होंगे। चलिए बात करते हैं फाइलम टीनोफोरा के ऊपर, जो कि हमारा थर्ड फाइलम है। टीनोफोर्स commonly known as sea walnuts or comb jellies are exclusively marine, radial symmetrical, diploblastic organism with tissue level organization। अब इस लाइन से मैं क्या क्या सीख रही हूँ? इस लाइन से मैं सीखी रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद क्या सीखा मैंने? टीनोफोरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल, रेडियली सिमेट्रिकल। उसके बाद ये एक चीज मैं मिस आउट कर देती हूँ हमेशा, ये सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाते हैं। अब फ्रेश वाटर में कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ समुद्र में पाए जाएंगे, एक्सक्लूसिवली मरीन। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। चलिए, the body bears 8 external rows of ciliated comb plates which helps in locomotion। इनके बॉडी पे 8 कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं जिससे ये लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं। डाइजेशन इनका भी एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों हो सकता है। ये दोनों भाई बहन है ना, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा भाई बहन है। डाइजेशन उनका भी इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर हो रहा था, इनका भी इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर है ना। उसके बाद उनका भी रेडियल सिमेट्री था, इनका भी रेडियल सिमेट्री था, उनका भी टिश्यू लेवल था, इनका भी टिश्यू लेवल था। इनका फ्रेश वाटर मरीन दोनों में पाए जाते थे, लेकिन ये सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाते थे। ये भी डिप्लोब्लास्टिक, ये भी डिप्लोब्लास्टिक। क्लियर? चलिए, इनके पास एक खासियत क्या प्रेजेंट होता है? बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि प्रॉपर्टी टू इमिट ऑन लाइट। इसका मतलब क्या होता है? इनके पास एक ऐसा खूबी है, प्रेजेंस है, जिससे ये खुद से लाइट को इमिट करते हैं।
उसके बाद सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं एज लाइक पोरीफेरा, इनको भी आप हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हो। रिप्रोडक्शन जो होता है ये सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से होता है और फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ टीनोफोरा फाइलम मैंने लिख दिया, अब आप इससे क्या क्या समझते हो, क्या क्या आपको पता है इसके बारे में बताओ। चलिए अब आपको बुक नहीं देखना है, एक बार मेरे साथ बोलना है। ये सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाएंगे, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके पास फ्लो प्रेजेंट नहीं होता है, ये रेडियल सिमेट्री होती है, इनके पास एक खूबी है जिससे ये खुद से लाइट इमिट कर सकते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है, सेक्सेस इनके भी सेपरेट नहीं होते हैं, डाइजेशन इनका भी इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है, फर्टिलाइजेशन का एक्सटर्नल होता है, कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, लार्वा स्टेज यहाँ पे भी आता है। एग्जाम्पल सिर्फ दो प्रेजेंट थे, प्लूरोब्रैकिया एंड टिनोप्लेना। क्या क्या था, प्लूरोब्रैकिया एंड टिनोप्लेना। आई होप आपको 3 फाइलम तक सब कुछ रटा हुआ है, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा। अब आएंगे फाइलम प्लेटिहेलमिंथेस के ऊपर, किस पे आएंगे? चलिए टॉपिक निकालिए, फाइलम प्लेटिहेलमिंथेस। इसका दूसरा नाम क्या है, फ्लैटवर्म्स। कैसा नाम है, फ्लैटवर्म्स। इनका बॉडी कैसा होता है, फ्लैटेंड बॉडी होता है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, फ्लैटवर्म्स। इनका जो बॉडी होता है वो डोर्सोवेंट्रिकल फ्लैटेंड होता है, यानी डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होता है। अब बात करते हैं ये कैसे होते हैं, ये इंडोपैरासाइट्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडोपैरासाइट्स हैं। दे आर इंडोपैरासाइट्स, और इनका जो होस्ट होता है ये ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, है ना। वो पैरासाइट्स ऐसे हैं, ह्यूमन बींग्स भी इनका होस्ट हो सकता है। प्लेटफॉर्म्स आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, इनका बॉडी कैसा होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। अभी तक हम लोगों ने कितना चीज याद किया, इनको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। इनका बॉडी कैसा है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, एसिलोमेट है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी याद रखना है। अब देखो हर फाइलम्स का कुछ ना कुछ खासियत चीज है, जैसे मान लो पोरीफेरा हमने पढ़ा, उसके पास क्या खासियत था, वाटर कैनाल सिस्टम। दूसरा फाइलम हमने पढ़ा सिलेंड्रेटा, जिसको आप मिलेरिया बोलते हो, उनके पास क्या खासियत प्रेजेंट था, उनके पास नीडोसाइट्स प्रेजेंट थे, सेल्स जिनको नीडोब्लास्ट बोलते हो, उसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट थे, जिसको आप नेमेटोसिस्ट बोलते हो। कहाँ प्रेजेंट था, टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी। फाइलम टिनोफोरा में क्या प्रेजेंट था, टिनोफोरा में प्रेजेंट था बायोल्यूमिनेसेंस का प्रॉपर्टी था, और इनके पास 8 कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट थे जो कि लोकोमोशन करा रहे थे। बात आ गया प्लेटिहेलमिंथेस के ऊपर, इनके पास क्या खासियत प्रेजेंट है, तो इनके पास हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हुक्स एंड सकर्स। जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं प्लेटिहेलमिंथेस के ऊपर, वो प्लेटिहेलमिंथेस फाइलम में उनके पास हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ पैरासिटिक में ये दिखाई देंगे, है ना। जो विदाउट पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, जो पैरासाइट्स नहीं है, उनमें ये चीजें नहीं दिखाई देती है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स। Some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो होस्ट से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी सरफेस से, ऐसे है ना, सीधे साधे हो जाए। लेकिन कुछ के पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है इस चीज के लिए। क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब देखो जैसे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किडनी क्या करा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। नो, किडनी एक्सक्रीशन तो करा रहा है, लेकिन हमारे बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन भी करा रहा है, साल्ट और वाटर के कंसंट्रेशन को भी बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे प्लेटिहेलमिंथेस में क्या प्रेजेंट है, प्लेटिहेलमिंथेस के पास फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है जो कि दोनों काम में हेल्प कर रहा है, वो एक्सक्रीशन भी करा रहा है और ऑस्मो रेगुलेशन भी साथ में करा रहा है। समझ पाए? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ये भी कैसे होते हैं, दे आर आल्सो हर्माफ्रोडाइट, उनके पास सेक्स सेपरेट नहीं होता है।
फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनका लार्वल स्टेज से जाता है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, टीनिया, फेसियोला, ड्यूरेशिया, जिसको आप प्लेनेरिया भी बोलते हैं। चलो अब मैं आपको बोली प्लेटिहेलमिंथेस, इस फाइलम से आप क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है, आप क्या क्या रिकॉल करोगे? इनका बॉडी होता है डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी, इनको फ्लैटबोन्स बोलते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये एसिलोमेट होते हैं। इनका ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, क्या होता है? ऑर्गन होता है। क्या होता है? ऑर्गन होता है। इसके बाद ये एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं और ये ह्यूमन बींग्स को भी होस्ट बनाते हैं। इसके बाद आते हैं हुक्स एंड सकर्स इनमें प्रेजेंट होता है, पैरासिटिक फॉर्म में लेकिन वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे आगे इनके पास होता है फ्लेम सेल्स, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करता है। इसके बाद सेक्स से सेपरेट नहीं होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, लार्वा स्टेज से बिलोंग करता है। उसके बाद डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन जो है उनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। टीनिया, जिसको आप टेपवर्म बोलते हो, फेसियोला, जिसको आप लिवर फ्लूइड बोलते हो, और तीसरा ड्यूरेशिया, जिसको आप प्लेनेरिया बोलते हो। अब देखो यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए गए हैं सिर्फ, टीनिया, टेपवर्म, फेसियोला, लिवर फ्लूइड, दो एग्जांपल्स दिए हैं। लेकिन एनसीईआरटी एक और लाइन लिखती है यहाँ पे, सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रिजर्वेशन कैपेसिटी। तो अगर इनफैक्ट अगर आपका ये लाइन मिस आउट हो जाता है तो आपको ये याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसके एग्जाम्पल में ड्यूरेशिया, जिसका प्लेनेरिया का साइंटिफिक नेम है, इसको भी मेंशन कराया था। प्लेनेरिया के पास क्या होता है? रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत हाई होता है, तुरंत रीजनरेट कर लेता है। इसके एग्जाम्पल्स देख लो, पहला है टेपवर्म, दूसरा है लिवर फ्लूइड। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं फाइलम एस्टियोमेंथिस के ऊपर। इस पे आते हैं एस्टियोमेंथिस। द बॉडी ऑफ एस्टियोमेंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। अब बताओ एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन, इनका बॉडी कैसा है? क्रॉस सेक्शन। अगर मान लो इनकी बॉडी को कट करो और इनके क्रॉस सेक्शन को देखो तो ये राउंड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? राउंड वॉर्म्स। क्या रखा गया? राउंड वॉर्म्स। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ इनमें फ्री लिविंग होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं। इनका सारे टाइप्स का है ना। इनका जो पैरासिटिक फॉर्म है ये प्लांट्स पे भी एनिमल्स पे भी दोनों में पाया जाता है। पहला मैंने क्या बोला? इनको राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला? ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। उसके बाद ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। इनके पास कैसा सिमेट्री है? इनके पास भी कैसा सिमेट्री है? बाइलेटरल सिमेट्री है। इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है और ये स्यूडोसिलोमेट है। कैसा है? स्यूडोसिलोमेट। चलो मेरे साथ एक बार याद करो, जितना मैंने अभी तक चीजें मैंने जितना आपको बताया है उनको याद करते हैं। फाइलम एस्टियोमेंथिस, इसको और क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। इतनी चीजें तो आपका मेरा क्लियर है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों। चलिए बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, स्यूडोसिलोम देखने को मिलता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सेगमेंटेशन नहीं है, नोनोकॉट नहीं है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम में। इतनी चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं, अब देखो सारे फाइलम्स में कुछ ना कुछ खासियत चीजें थी, इनके पास नहीं है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंप्लीट है, लेकिन और इनके पास एक मस्कुलर फेरिंक्स दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मस्कुलर फेरिंक्स। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। क्योंकि एस्टियोमेंथिस का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है तो इनका जाहिर सी बात है दो ओपनिंग्स प्रेजेंट है, एक माउथ एक एनस। क्लियर? तो एक्सक्रीशन के लिए इनमें क्या दिखाई देता है? एक्सक्रीशन के लिए इनमें दिखाई देता है एक एक्सक्रीटरी ट्यूब, जो कि
एक्सक्रीशन पोर्स के थ्रू ये एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होता है, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो पोर्स के थ्रू बाहर हो जाता है। क्लियर है? और डाइजेशन के लिए क्या था? डाइजेशन तो कंप्लीट था, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए एक मस्कुलर फैरिंक्स दिखाई देता है। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोशियस होते हैं, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डायोशियस, दे आर डायोशियस ऑर्गेनिज्म। Males and female are distinguished. Other females are longer. Often females are longer than males. Fertilization is internal. Development may be direct, may be direct. The young ones resemble the adult or indirect. अब देखो, एस्टियोमेटिस देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि बहुत पुराने थोड़ा चेंजेस आ रहा था। एस्टियोमेटिस में चेंजेस बहुत ज़्यादा है। इनके पास डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट आ गया पहली बार। इनके पास मस्कुलर फैरिंक्स प्रेजेंट हो गया, एक्सक्रीटरी ट्यूब दिखाई दिया, है ना। उसके बाद क्या दिखाई दिया इनके पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, समझ में आ रहा है। सेक्सेस सेपरेट है, डायोशियस है। इनमें फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। फर्टिलाइजेशन का इंटरनल है, और यहाँ पे आप मेल फीमेल को देख के पहचान सकते हो कि हाँ ये मेल है, ये फीमेल है ना। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्योंकि फीमेल जो होती है वो जनरली लॉन्गर होती है, मेल्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, समझ में आया। यहाँ पे आप देख सकते हो मेल एस्टियोमेटिस का डायग्राम और फीमेल एस्टियोमेटिस का डायग्राम। मेल्स जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, और इनका जो यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पे कर्व्स दिखाई देते हैं, लेकिन फीमेल में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इनके जो टेल पोर्शन होते हैं, पोस्टीरियर टेल पोर्शन, दे आर स्ट्रेट। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं फाइलम। हाँ, इसके एग्जांपल्स के ऊपर बात करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? एस्कैरिस, जिसको आप बोलते हो राउंड वॉर्म्स, ये क्या कॉज करता है? स्कैरियोसिस कॉज करता है। इसके बाद आ गया विचेरिया, जिसको आप फलेरियल वॉर्म बोलते हो, एंड इसको ही आप एलिफेंटियासिस में पढ़ोगे, जब आप क्लास 12 पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज, उसमें आप पढ़ोगे। उसके बाद तीसरा एग्जांपल है एनक्लाइस्टोमा, जिसको आप हुकॉम बोलते हो। चलो एक बार एग्जांपल्स मेरे साथ रिवाइज करो। एस्कैरिस, जिसको आप क्या बोलते हो? राउंड वॉर्म्स बोलते हो। दूसरा एग्जांपल्स क्या था? एनक्लाइस्टोमा, जिसको आप हुकॉम बोलते हो। तीसरा एग्जांपल क्या था? विचेरिया, जिसको आप फलेरियल वॉर्म बोलते हो। क्लियर है इतनी चीजें? तो हम लोग 5 फाइलम कंप्लीट कर चुके हैं। फाइलम पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिग्नोफोरा, प्लेटिहेलमिंथिस, एस्टियोमेटिस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि इनके पास प्रेजेंस ऑफ एन्यूल्स दिखाई दिए थे, सेगमेंटेशन दिखाई दिया था, है ना, मेटामेर्स जिसको आप बोलते हो। चलिए बात करते हैं। They may be aquatic, marine, freshwater or terrestrial, free living and sometimes parasitic। ये फ्रेश वाटर हो सकते हैं, मरीन वाटर हो सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। कुछ टाइम में पैरासाइट्स भी हो जाते हैं, कुछ समटाइम्स दे आर पैरासाइट्स। They exhibit organ system level of organization, bilateral symmetry, they are triploblastic, metamerically segmented and coelomate animals। चलिए फटाफट मेरे साथ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रिवाइज कीजिए। फाइलम एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा। चलिए अब बात करते हैं इनके सिमेट्री के ऊपर। बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट है, सिलोम इनका ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? कितनी चीजें क्लियर है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। हैबिटेट कैसा है? ये एक्वाटिक होते हैं, मरीन वाटर होते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। अब बात करते हैं, their body surface is distinctly marked out into segments or metamers and hence the phylum name Annelida, annulus little ring। इनका नाम एनिलिडा क्यों पड़ा? एनिलिडा इसीलिए पड़ा, एनिलिडा यानी कि एन्यूल्स, इसका मतलब होता है रिंग्स, लिटिल रिंग्स, है ना। सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। चलिए They possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion। इनके पास सर्कुलर एक क्या प्रेजेंट होता है? They have muscles which helps in locomotion। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनके पास।
आपको याद रखना है एनिलिडा फाइलम में क्या प्रेजेंट है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो कि कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है और सर्कुलर है। एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नेरीज पोजेस लेटरल अपेंडेजेस। अब एक्वेटिक जो इनके फॉर्म्स हैं, जैसे आप एग्जांपल्स में नेरीज पढ़ोगे, इनके पास अपेंडेजेस होते हैं। लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है, अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि लेटरल होते हैं। अब डोर्सल वेंट्रल लेटरल में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं मान के चल रही हूँ, अभी तक मैंने बहुत बार आपको बता दिया है डोर्सल किसको बोलते हो, वेंट्रल किसको बोलते हो, क्लियर। चलिए, aquatic annelids like nereis possess lateral appendages, parapodia which helps in swimming. पैरापोडिया जिसको आप बोलते हो या फिर लेटरल अपेंडेजेस बोल दो, जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है, एक्वेटिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, नेफ्रीडिया सिंगुलर फॉर्म, नेफ्रीडिया हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम consists of paired ganglion connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord. Nereis is aquatic form. It is dioecious, but earthworm and leeches are monoecious. Reproduction is sexual. इनके में मोनोशियस का अलग एग्जाम्पल दिया गया है नेरीज, और डायोशियस का अर्थवर्म अलग एग्जाम्पल दिया गया है। देखो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, स्टार्टिंग का तो मैं रिवाइज करा चुकी हूँ आपको। एनिलिडा फाइलम में आपको याद रखना है एक्वेटिक जो एनिलिड्स होंगे उनके पास क्या प्रेजेंट होगा, लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, पैरापोडिया स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि स्विमिंग में हेल्प करेगा। ये मोनोशियस भी हो सकते हैं, डायोशियस भी हो सकते हैं। अगर ये डायोशियस प्रेजेंट होंगे तो ये नेरीस होगा, इससे एग्जांपल जो कि एक्वेटिक फॉर्म है ना। लेकिन अगर ये मोनोशियस होते हैं तो इनका एग्जांपल लीचेस एंड अर्थवर्म होगा। रिप्रोडक्शन जो होगा ये सेक्सुअल होगा। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल होगा। इतनी चीजें क्लियर है। इसके बाद आते हैं, इनके पास प्रेजेंट होता है नेफ्रीडिया। जैसे वहां पे आपने पढ़ा था फ्लेम सेल्स, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन कराया था प्लेटिहेलमिन्थेस में, वैसे ही एनिलिड्स में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है जो कि ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन कराता है। क्लियर हो गया इतनी चीजें। एग्जांपल्स में आप देखोगे फेरिटिमा जिसको आप अर्थवर्म बोलोगे वो है, हिरुनोडेरिया ब्लड सकिंग लीच, एंड नेरीस जिसको आप एक्वेटिक फॉर्म में बोलते हो नेरीस, है ना। एग्जांपल्स आप दे सकते हो, पहला जो एग्जांपल है ये नेरीस का दिया गया है, दूसरा हिरुनोडेरिया का दिया हुआ है। समझ में आई ये चीजें। तो हमने एनिलिड्स तक पूरी चीजें कंप्लीट कर ली है, एग्जांपल्स के साथ कंप्लीट करा है। एक बार मैं एनिलिडा तक आपको एग्जांपल्स रिवाइज कराना चाहती हूँ। फाइलम पोरिफेरा, कॉमन नेम आप खुद से याद करोगे, मैं सिर्फ साइंटिफिक नेम आपको रिवाइज कराऊंगी। फाइलम पोरिफेरा में साइकॉन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिका। सीलेंट्रेटा में हाइड्रा, अदेमशिया, ओरेलिया, ओवेलिया, फाइसीलिया, लिगोनिया, मेड्रीना एंड पेनिनसुला। टीनोफोरा में टीनोप्लेना एंड प्यूरोब्रेकिया। प्लेटिहेलमिन्थेस में टीनिया, फेसियोला, ड्यूगेशिया। एस्कीहेलमिन्थेस में एनक्लाइस्टोमा, उसके बाद आता है एनक्लाइस्टोमा, ब्यूचेरिया एंड स्कैरिस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। आपको भी पता है पूरे एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आप जहां कहीं भी देखो आपको इंसेक्ट दिखाई देंगे ही देंगे, है ना। चाहे आप आसपास देख लो, जहां कहीं भी जाओ, सब जगह कहाँ क्या पाए जाते हैं, इंसेक्ट पाए जाते हैं। इसी कारण से इसको लार्जेस्ट फाइलम के अंदर रखा गया है, क्योंकि इसमें मोस्टली क्या होते हैं, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, और इंसेक्ट्स तो हर जगह दिखते हैं। चलिए, तो इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया व्हिच इंक्लूड इंसेक्ट्स। पहला लाइन क्लियर है आपको। अब बात करते हैं, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। जितना भी ऑर्गेनिज्म है पूरे यूनिवर्स में, पूरे अर्थ पे, उनमें से 2/3 जो स्पीसीज है वो किससे बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो अभी तक आपको रट गए होंगे, है ना। इनके पास भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। एनिलिड्स के पास भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट था, आर्थ्रोपोडा के पास भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। अब बात करते हैं, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज
इनके जो बाहर वाले स्केलेटन होते हैं एक्सोस्केलेटन, उनके पास काइटिनस कवरिंग होते हैं। समझ में आया? द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। पहले हेड होगा, फिर थोरैक्स होगा, फिर एब्डोमेन होगा। तो इनके बॉडी पार्ट 3 पार्ट में डिस्टिंग्विश है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड एंड पोड्स मतलब अपेंडेजेस। जैसे हमारे पास 2 हाथ हैं, दे आर अपेंडेजेस, इनके पास भी जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? आर्थ्रोपोडा रखा गया। समझ में आ रहा है? चलिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। इनके पास स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाई देते हैं, गिल्स हो गया, बुक गिल्स हो गया, बुक लंग्स हो गया, है ना। अब बुक गिल्स कोई ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस की चीजें हैं। बुक मतलब क्या है? जैसे किताब, ऐसा खुला हुआ किताब है, इस टाइप से इनका गिल्स में होता है, बुक गिल्स। इसीलिए मॉडिफिकेशन से क्या बन जाता है? बुक लंग्स बन जाता है, और कुछ में ट्रेकियल सिस्टम भी दिखाई देते हैं। समझ में आया? चलिए, बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का निमोनिक्स क्या है? हेड एट। इसमें जो ए है ये क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्थ्रोपोडा। समझ में आया? चलिए, अब बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीने, आईज, कंपाउंड एंड सिंपल, स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। अब देखो, हर फाइलम का कुछ ना कुछ खूबियां थी, कुछ खासियत थी, है ना, जो कि उसको डिस्टिंग्विश बनाती है अलग अलग फाइलम से। इनके पास ऐसा क्या है? इनके पास एंटीने लगे हुए हैं। समझ में आया? अब वो एंटीने का बात नहीं कर रही हूँ, एंटीना का जो पुराने टाइम में क्या था, टीवी को चलाने के टाइम पे एंटीना खराब हो जाता तो एंटीना को ठीक करो, वो एंटीना नहीं है। यहाँ पे इनके पास एंटीना यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। समझ में आया? चलिए, इनके पास आईज होते हैं, कंपाउंड ले लो, सिंपल ले लो, दोनों ही मेंशन करा गया है। उसके बाद बैलेंसिंग के लिए, इनके बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंसिंग के लिए इनके पास प्रेजेंट होता है स्टैटोसिस्ट। क्या प्रेजेंट होता है? स्टैटोसिस्ट। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन के लिए मालपीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब आप कॉकरोच चैप्टर पढ़ोगे, यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स पढ़ोगे, ये टॉपिक पढ़ोगे कॉकरोच वाला, उसमें आपको मालपीजियन ट्यूब्यूल, सेंसरी ऑर्गन सब कुछ अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करा हुआ है। तो उस चैप्टर में आपको अच्छे से सब कुछ पढ़ाएंगे, है ना। दे आर मोस्टली डायोशियस, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, दे आर मोस्टली ओविपेरस, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखो, मैं बोलूँ आर्थ्रोपोडा फाइलम्स के बारे में, अभी आप अपनी बुक को बंद करिए, उसके बाद मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसे मैं बोलूँ फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में आप क्या जानते हो? क्या जानते हो? तो आप बोलोगे फाइलम आर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस। ये इनके पास सेगमेंटेशन होता है, नोटोकॉर्ड नहीं होता है, सिलोम प्रेजेंट है। उसके बाद बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। देन इनके पास इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होता है। समझ में आ रहा है? ये लार्जेस्ट फाइलम है। इनका जितना भी इस यूनिवर्स में स्पीसीज है, नेम्ड स्पीसीज, इनमें 2/3 जो एनिमल्स हैं ये इंसेक्ट होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं। समझ में आया? इनके पास क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, एंटीने बोल देती हूँ। इनके पास आई प्रेजेंट होता है, इनके बैलेंसिंग के लिए स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इनका यूजुअली इंटरनल देखा गया है ना। ये ओविपेरस होते हैं, यानी ये डायरेक्ट अपने यंग वंस को बर्थ नहीं दे सकते। समझ में आया? क्या होता है? ओविपेरस, विविपेरस समझ में आ रहा है ना। ये पहले एग को बनाएंगे, एग इनका बहुत हुआ, एग होगा, उसके बाद उससे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। हम लोग क्या है? विविपेरस है, वी डायरेक्टली गिव बर्थ टू आवर यंग वंस। बट आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स है, क्या बनाते हैं? हनी बनाते हैं, हनी वैक्स बनाते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में हेल्प होते हैं, है ना, ये सारी चीजें। दूसरा आता है बॉम्बेक्स, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बॉम्बेक्स, जो कि सिल्क बनाता है। लेसीफर, जिसको लैक इंसेक्ट बोलते हो, ये बैंगल्स इंडस्ट्री में यूज होता है। वेक्टर्स में ले लो एनोफिलीज मस्कीटो, एडिस मस्कीटो जो मलेरिया डेंगू कॉज करते हैं, स्किन क्रैब। अब यहाँ पे मैं यहीं पे बता देती हूँ, इसके एग्जाम्पल्स में बटरफ्लाई भी होता है,
प्रॉन्स भी होते हैं, स्कॉर्पियन भी होते हैं। समझ में आ गया? लोकस्ट भी होते हैं। देखो लिविंग फॉसिल्स में क्यों एग्जाम्पल में लिखा गया है, क्यों? मैं यहाँ आपसे पूछूं कि इनको लिविंग फॉसिल ही क्यों नाम रखा गया, तो सुनो, बहुत ही टाइम ड्यूरेशन से, बहुत इवोल्यूशन पीरियड से देखा जा रहा है तो ये जो लिब्यूल्स होते हैं, जिसको आप किंग क्रैब बोलते हो, ये वैसे के वैसे ही दिखाई देते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आया है, पीरियड ऑफ टाइम में कोई चेंज नहीं आया है, इसीलिए इनका नाम क्या हो जाता है, किंग क्रैब, जिसको आप बोलते हो लिविंग फॉसिल। तो इसके एग्जांपल्स क्लियर है? एग्जांपल्स कौन कौन से थे? स्कॉर्पियन, प्रॉन्स, बटरफ्लाई, लॉकस्ट, लिम्यूल्स, वॉम्बैट्स, उसके बाद ले लो आप हनी बी, जिसको आप एपिस बोलते हो, क्लियर, क्यूलेक्स, एनाफिलीज, एडिस। अब आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, हमारा लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है। इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम पे आते हैं मोलस्का। मोलस्का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस फाइलम के अंदर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल सॉफ्ट बॉडी के होते हैं वो इस फाइलम में बिलोंग करते हैं। बात करते हैं मोलस्का कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मरीन वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ नहीं लिखा गया है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, मतलब ये दोनों जगह पाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम होता है, उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री होती है ना, सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। सिमेट्री किस किस में देखा गया है? सिमेट्री देखा गया है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, क्लियर है? अब बात करते हैं सेगमेंटेशन यहाँ नहीं होता है। सेगमेंटेशन हमने कहाँ कहाँ पढ़ा? एनिलिडा में पढ़ा, आर्थ्रोपोडा में पढ़ा और अब हम लोग पढ़ेंगे कॉर्डेटा में। मोलस्का में कोई सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं है, कोई नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ये सिलोमेट होते हैं, ये बायलेटरल सिमेट्री को फॉलो करते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, ये मरीन वाटर में पाए जा सकते हैं। A soft and spongy layer of skin forms a mantle over visceral hump. इन ऑर्गेनिजम्स में मैंने आपको दिखाया था बीच में विजुरल हम्प होते हैं, एक लाइनिंग होता है, इसको आप मेंटल बोलते हो, क्लियर? मेंटल कैविटी का फॉर्मेशन होता है, उसमें फेदर्स होते हैं जिसको आप गिल्स बोलते हो, है ना? The space between hump and mental is called mental cavity, in which feather-like gills are present. They have respiratory and excretory functions. ये जो गिल्स पाए जाते हैं उस कैविटी के अंदर, है ना, जिसको आप मेंटल कैविटी बोलते हो, विजुरल हम्प और मेंटल के बीच में एक कैविटी पाया जाता है जिसको आप बोलते हो मेंटल कैविटी। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन रेस्पिरेशन में है, एक्सक्रीशन में है। अब बात करते हैं द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स। हेड रीजन पे क्या पाए जाते हैं? टेंटिकल्स पाए जाते हैं। The mouth contain a file-like rasping organ called radula. इनके पास एक क्या खासियत प्रेजेंट है? इनके पास प्रेजेंट है रेडुला। अब आप बताओ मस्कुलर फेरिंक्स किसमें प्रेजेंट है? इनके पास क्या प्रेजेंट है? फाइलम मोलस्का के अंदर प्रेजेंट है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जो कि फूड को ग्रैबल करने में हेल्प करता है, जिसको आप बोलते हो रेडुला। They are usually dioecious oviparous with indirect development. अब इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं, चलिए इसके अगेन ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एग्जाम्पल्स में पहला है पाइला, क्या है? एप्पल स्नेल, जिसको आप बोलते हो पाइला। दूसरा है पिनिकटाडा, पर्ल ऑयस्टर, इसके अंदर से मोती निकलते हैं। तीसरा है सीपिया, जिसको आप कटल फिश बोलते हो, लॉलीगो, जिसको आप स्क्वैड बोलते हो, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्सलाइसिया, सी हेयर, डेंटेरियम, टस्क सेल एंड कीटोफ्लूरा, जिसको आप काइटॉन बोलते हो। यानी कि इसमें ऑक्टोपस, कटल फिश, डेविल फिश, लॉलीगो, सीपिया, स्क्वैड, डेंटेरियम, क्लियर, इतनी चीजें प्रेजेंट होती है पाइला। तो एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा यानी कि स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म, इनके पास कांटे लगे होते हैं बॉडी पे। बात करते हैं इनके जो एनिमल्स हैं, एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स एंड लिम्स।
इकाइनोडर्मिटा स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है इनके पास प्रेजेंट होता है ऑसिकल्स, कैलकेरियस के बने होते हैं और जिसको आप बोलते हैं ऑसिकल्स। ऑल आर मरीन। अब देखो एक्सक्लूसिवली मरीन में बात करते हैं तो इकाइनोडर्मिटा कैसा है, एक्सक्लूसिवली मरीन है, सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाएंगे। इनका जो सिमेट्री है ये रेडियल सिमेट्री है, लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री है, लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री है, एडल्ट कैसा है रेडियल सिमेट्री है, लार्वा बाइलेटरल एडल्ट रेडियल। बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोम प्रेजेंट होता है। फाइलम इकाइनोडर्मिटा स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म है, इनका एंडोस्केलेटन कैलकेरियस होता है जिसको आप ऑसिकल्स बोलते हो। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनका लार्वा स्टेज कैसा होता है, एडल्ट स्टेज कैसा होता है, एडल्ट रेडियली होता है, लार्वा बाइलेटरल होता है, सिलोमेट होते हैं, सेगमेंटेशन नहीं होता है, नोटोकॉर्ड भी नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ and on the lower ventral side and anus on upper dorsal side। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये कंप्लीट होता है, बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब होते हैं, मैंने आपको याद कराया था। एनस AUD, एनस अपर डोर्सल। माउथ कैसा होता है, वेंट्रल होता है और लोअर होता है, पाया जाता है। इनके पास ऐसा क्या खासियत है, इनके पास प्रेजेंट होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। फाइलम मॉलस्का के पास क्या प्रेजेंट था, रेड्यूला, इनके पास क्या प्रेजेंट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम के कारण ये लोकोमोशन कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं प्रे को, ट्रांसपोर्ट फूड कर लेते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं, एक्सक्रीशन कर लेते हैं, इतनी चीजें इनसे प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन एक्सक्रीशन का जो भी डिमांड होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम फुलफिल कर देता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं सेक्सेस सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल होता है, समझ में आ रहा है। चलिए फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल होता है, सॉरी यूजुअली एक्सटर्नल होता है बट समटाइम्स इट इज इंटरनल आल्सो। एग्जांपल्स के ऊपर बात करते हैं, इसके एग्जांपल्स एस्ट्रेलिस थे, स्टारफिश बोलो, ब्रिटल स्टार बोलो, सी ऑर्चिन, सी कुकुम्बर, क्लियर, ये सारे इसके क्या थे एग्जांपल्स। कुकुमारिया, सी कुकुम्बर, इकाइना, सी ऑर्चिन, एंटीना, सी लिली, उसके बाद स्टेलिसिस, स्टारफिश एंड ओफियोरिया, ब्रिटल स्टार। सोचो हम लोग पूरा फाइलम को अच्छे से रिवाइज किए, एकदम डिटेल में रिवाइज किए, है ना। अब लास्ट फाइलम में पहुंच गए, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइलम कॉर्डेटा। बहुत इजी है कॉर्डेटा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत छोटा है, 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। फाइलम हेमिकॉर्डेटा पे आते हैं। हेमिकॉर्डेटा अर्लियर कहाँ पे रखा गया था, कॉर्डेटा के अंदर, लेकिन इनको निकाल के कहाँ ले गया, हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रख दिया गया। हेमिकॉर्डेटा हैव अ rudimentary structure in collar region called stomochord, a structure similar to notochord। इनके पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, ऐसा लग रहा था कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन ये नोटोकॉर्ड जैसा था ये नोटोकॉर्ड नहीं था, ये क्या था, स्टोमोकॉर्ड। अब ये क्या हो चुका है, हेमिकॉर्डेटा में स्टोमोकॉर्ड जो है ये रूडिमेंट्री हो चुका है, समझ में आ रहा है। जैसे हमारे आई के कॉर्नर पे देखो रेड रेड दिखता है, ये क्या है, रूडिमेंट्री हो चुका है। इसके बाद द फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड। बॉडी इज सिलेंड्रिकल, इनके बॉडी 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, प्रोबोसिस, पोलर, ट्रंक। लेकिन फाइलम आर्थ्रोपोडा की बॉडी कौन से पार्ट से बने होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके बॉडी कैसे बने हैं, प्रोबोसिस, पोलर, ट्रंक। कॉलर के अंदर स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है जो कि रूडिमेंट्री हो चुका है। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप है, यहाँ पे आपको H दिख रहा है ना। इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, यानी कि इनका भी स्टेज आता है जब लार्वा बनता है फिर एडल्ट बनता है। इनके सिर्फ 2 एग्जांपल्स थे, बैलेंग्लोसिस एंड सैकोग्लोसिस। आई होप हमारा पूरा नॉन कॉर्डेट्स एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है एनिमल किंगडम का। अब सिर्फ 20 to 25% चीजें इस चैप्टर की बची है, फिर इस चैप्टर को दी एंड
डाउट है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।